तो आज हम चैप्टर 12 का एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो समझते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। देखो, हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक स्टेट जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये हमारे पास 3 थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स थे। अब ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स हैं किसी भी सिस्टम में, अगर ये चेंज होते हैं टाइम के हिसाब से, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो उसके अंदर क्या हो रहा है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है कुछ। ठीक है। अब ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे पास 4 टाइप्स के हैं जो हमें अपने कोर्स में कवर करने हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस, थर्ड वन इज आइसोबैरिक प्रोसेस एंड फोर्थ वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। इन चारों ही प्रोसेस को हम वन बाय वन समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको आप नाम से याद रखना है आपको। आइसो का मतलब सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज होगा, बट जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। सो इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के कंडीशन में जो आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी वो होगी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और ये इक्वेशन को आप यूज करोगे फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है, हमें वो वर्क डन निकालना है। तो वो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं एक आइडियल गैस को, जिसको हमने एनक्लोज कर दिया है परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स। जो हमारे पास वॉल्स होंगी कंटेनर की, वो कैसी होनी चाहिए, आपकी परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हीट का एक्सचेंज आसानी से हो सके। अब हम मान लेते हैं कि जो गैस है हमारी वो एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या होगी, P1 V1, और टेम्परेचर को हम T ही लिखेंगे क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। इनिशियल स्टेट इससे फाइनल स्टेट पे पहुंचता है वो P2 V2, और टेम्परेचर को हम लिखेंगे सीधा T। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो वर्क डन निकालने के लिए हम वही इक्वेशन यूज करेंगे जो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PD V। तो यहाँ पे अगर हमारे पास म्यू मोल्स ऑफ गैस है, तो स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, PV इक्वल टू म्यू आर टी। यहां से हमने P की यानी कि प्रेशर की वैल्यू निकाली, दैट विल बिकम म्यू आर टी डिवाइड बाई V। तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है म्यू आर टी बाई वी, इसको हम पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V2 V1, ये हमने लिमिट लगाई है, और P की जगह हमने क्या रख दिया, म्यू आर टी डिवाइड बाई V, और dV आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, म्यू आर टी, ये तीनों ही चीजें आपके पास क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे। बचा क्या हमारे पास, dV बाई V। अब यहाँ पे हमारे पास dV बाई V, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है log E V। ठीक है, या फिर इसको हम LNV भी बोल सकते हैं, नेचुरल लॉग। जब लॉग में बेस लगा हो ई, तो वो आपका नेचुरल लॉग होता है। हमने 2 तरह के लॉग्स पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। तो W इक्वल टू कितना आ गया, म्यू आर टी लॉग ई वी, V2 और V1 इसकी लिमिट्स। अब लिमिट्स को हम सॉल्व करते हैं, तो V की जगह सबसे पहले हम रखेंगे V2, और फिर माइनस लगा करके V की जगह हम रखेंगे V1। ठीक है, अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है दैट लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू होता है आपका लॉग ए अपॉन बी के। इसी तरीके से अगर आपके पास log a प्लस log b लिखा है, तो वो हो जाएगा आपका log a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास log e v2 माइनस log e v1 है, तो हमने इसको क्या कर दिया, log e v2 बाई v1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। अब देखो, जैसा कि हमें पता है आइसोथर्मल की कंडीशन जो होती है वो क्या है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहां से हमने क्या किया, P2 को नीचे लेके आए, और ये हो गया हमारे पास V2 बाई V1। सो P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। तो जहां पे हमारे पास ये आया था V2 बाई V1, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, P1 बाई P2 भी रख सकते हैं। तो अगर हमारे पास प्रेशर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्क डन निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको वॉल्यूम के अंदर चेंज दे रखा है उसके हिसाब से वर्क डन निकालना है, तो आप ये इक्वेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास लॉग है, लॉग ई, अब लॉग ई को यानी लॉग बेस ई को अगर आपको चेंज करना है लॉग बेस 10 में,
तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, यानी log e x इक्वल टू कितना होगा, log 10x इंटू में 2.30 pk। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 2.303 RT log e क्या बन गया log 10 P1 by P2, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा, बट यहाँ पे हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। So there is no exchange of the heat between the system and surroundings. तो adiabatic process क्या हुआ? It is a thermodynamic process in which pressure, volume and temperature of the system change, but there is no exchange of the heat between the system and surrounding. System और surrounding के बीच में किसी भी तरह का heat exchange नहीं होगा। adiabatic process की हमारी जो condition होती है वो है हमारे पास ये, that PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो गामा है, ये गामा हम अभी आगे पढ़ेंगे, दैट गामा इक्वल टू क्या होता है, Cp बाय Cv, वेयर Cp क्या होगा आपके पास, Cp होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv होता है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों के बारे में अभी हम आगे ही इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस हमें ये याद रखना है कि जो गामा है वो क्या होता है आपका Cp बाय Cv का रेशियो। तो अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होगा उसको निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, कंसिडर किया एक आइडियल गैस को जिसको हमने एनक्लोज कर दिया है विद परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स, ठीक है। इंसुलेटिंग वॉल्स हमने यूज करी हैं ताकि उसके बीच में हीट का कोई एक्सचेंज ना हो। अब मान लेते हैं जो आपकी गैस है वो एक्सपेंड करती है एडियाबैटिकली किसी इनिशियल स्टेट से, और इनिशियल स्टेट क्या होगी P1 V1 T1 से फाइनल स्टेट दैट इज P2 V2 और T2। तो यहाँ पे हम वर्क डन निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अब एक एडियाबैटिक चेंज के दौरान PV की पावर गामा इक्वल टू क्या होगा K। तो यहाँ से हमने प्रेशर की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई KV की पावर गामा आ जाएगा नीचे। इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा KV की पावर माइनस गामा। इस वैल्यू को उठा के हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में प्रेशर की जगह। तो प्रेशर की जगह मैंने वैल्यू रखी W इज इक्वल टू KV की पावर माइनस गामा इंटू में DV, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आएगा, W इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। अंदर क्या बचेगा V की पावर माइनस गामा इंटू में DV। अब यहाँ पे जो V की पावर माइनस गामा DV है इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे वही x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो यहाँ पे इसी तरह से v की पावर माइनस गामा dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर माइनस गामा +1 डिवाइड बाय माइनस गामा +1, ठीक। तो w इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया k डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। अब v की जगह हम पहले रखेंगे अपर लिमिट दैट इज v2 की पावर माइनस गामा +1, फिर हम रखेंगे लोअर लिमिट दैट इज v1 की पावर माइनस गामा +1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो k था इस k को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया W इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस गामा k। अब यहाँ पे जो V2 की पावर माइनस गामा +1 है मैंने इसको तोड़ दिया, कैसे, V2 की पावर माइनस गामा और डॉट में V2। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये यही हो जाएगा V2 की पावर माइनस गामा +1, क्योंकि जब आपके पास ये सेम होते हैं तो आपकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, ठीक है। जब बेस सेम हो आपका तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो मैं इस टर्म को इस तरह से तोड़ के लिख सकता हूं, तो मैंने वही किया यहाँ पे, मैंने इसको क्या कर दिया, तोड़ के लिख दिया यहाँ पे k V2 की पावर माइनस गामा डॉट में V2 माइनस में k V1 की पावर माइनस गामा डॉट में V1। तो W इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 बाय 1 माइनस गामा इंटू में k। अब ये जो V2 की पावर माइनस गामा था इसको मैं ले गया नीचे, ये हो गया V2 की पावर गामा डॉट में V2 माइनस में k V1 की पावर गामा डॉट में V1, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है एडियाबैटिक गैस इक्वेशन क्या होता है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम ये बोल सकते हैं दैट P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू k। तो यहाँ से हमारे पास आ गया P1 इक्वल टू k बाय V1 की पावर गामा और P2 हमारे पास कितना आ गया k बाय V2 की पावर गामा। तो W इक्वल टू कितना हो गया 1 बाय 1 माइनस गामा। तो ये जो हमारे पास टर्म था k बाय V2 की पावर गामा, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे V2, और k बाय V1 की पावर गामा की जगह हम क्या पुट करेंगे P1। अब हमें ये भी पता है दैट P1 V1 किसके बराबर होता है, म्यू RT1।
अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो P2 V2 किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर T2 के। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज को हमने पुट किया किसकी जगह, P2 V2 और P1 V1 की जगह। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इंटू में म्यू आर T2 माइनस में म्यू आर T1। अब म्यू आर कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास T2 माइनस T1। तो ये हो गया हमारे पास W इक्वल टू म्यू आर 1 माइनस गामा इंटू में T2 माइनस T1। अब क्या करते हैं, यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूं और यहां से भी माइनस को कॉमन निकालूं तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, W इक्वल टू म्यू आर इंटू में T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, वर्क डन बाय द आइडियल गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रोसेस दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, इसको भी आप नाम से याद रखोगे, इसको भी आप नाम से याद रखोगे। आइसो का मतलब सेम, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो एक ऐसा प्रोसेस जो कि सेम प्रेशर पे होगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में तो चेंज होगा सिस्टम के, बट प्रेशर कैसा रहेगा आपका, कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस कितना आएगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक आइडियल गैस को रखा कांस्टेंट प्रेशर पे, फॉर्मूला यूज करते हैं W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। यहां से हमारे पास प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, dV की लिमिट आ जाएगी V1 से लेकर के V2 तक। अब dV का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास V, लिमिट हमारी लगेगी V1 से लेके V2 तक। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास फॉर्मूला आएगा W इक्वल टू P इंटू में V2 माइनस में V1। अब जैसा कि हमें पता है PV किसके बराबर होता है, म्यू आर टी के। तो यहां से हम क्या करेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे। तो V2 हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू आर T2 डिवाइड बाय P। इसी तरह से V1 कितना आ जाएगा, म्यू आर T1 बाय P। ये जो V2 और V1 की वैल्यू हमने निकाली है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो W इक्वल टू कितना आएगा, P म्यू आर T2 बाय P माइनस म्यू आर T1 बाय P। P को अगर मैं बाहर निकालूं तो P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू आर को मैंने कॉमन निकाल लिया और क्या आ गया हमारे पास, T2 माइनस T1। दिस इज द वर्क डन बाय द आइडियल गैस ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें आपका प्रेशर चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा, बट वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच देयर इज अ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यानी प्रेशर में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, बट ये सब किस में होंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम में। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट, तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो जब dV हमारे पास 0 हो गया तो वर्क डन भी कितना आएगा हमारे पास, 0। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम के द्वारा ना तो कोई काम होता है और ना हमें सिस्टम से कोई काम मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है कुछ सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बाद। यानी हो सकता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में जाए, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस में जाए, फिर आइसोबैरिक प्रोसेस में जाए और वापस से अपनी उसी इनिशियल स्टेज में आ जाए। ऐसे प्रोसेस को हम नाम देंगे साइक्लिक प्रोसेस। सो इसको हमने डिफाइन किया, साइक्लिक प्रोसेस इन विच the system returns to its initial state after undergoing a series of thermodynamic process is known as a cyclic process। यानी कि एक साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम क्या कर जाता है, अपनी इनिशियल स्टेट में रिटर्न कर जाता है आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कुछ प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस आ सकते हैं आपके, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इन सब प्रोसेस के बाद वो क्या करेगा, वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक गैस थी जो A से लेके B तक पहुंचती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, और फिर B के बाद वो वापस पहुंच जाती है A पे, यहाँ पे क्या हुआ, उसका कंप्रेशन। तो ये एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। अब हमें प्रूफ करना है इसमें कि साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है वो वर्क डन आपका कितना होगा, जितना एरिया एनक्लोज्ड होगा इस डायग्राम के अंदर, यानी कि ये वाला एरिया जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्क डन निकालेंगे बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो जब ये गैस आपकी एक्सपेंड कर रही थी, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, तो इस टाइम पे जो आपका एरिया आएगा वो कितना आएगा, यहां से लेके पूरा ये, तो ये आपने पूरा एरिया निकाला, तो W1 आपके पास कितना आ गया, A P B C D। फिर आप निकालोगे वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो कंप्रेशन कहां हो रहा है, ये वाला प्रोसेस है कंप्रेशन का, तो इसके नीचे का जो एरिया यानी कि ये, ठीक है, ये एरिया आपने निकाल लिया। बट ये एरिया क्या आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन के दौरान वर्क डन सिस्टम पे होता है, तो उस केस में हम उसको लिखते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव में वर्क डन है, ये पॉजिटिव में है, तो हम नेट वर्क डन निकालते हैं ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, कितना हो जाएगा, W इक्वल टू W1 प्लस में W2। तो W आपके पास कितना आ गया, एरिया APBCD, यानी कि APBCD में से माइनस कर दिया आपने ये वाला एरिया, तो आपके पास क्या एरिया बचा, एरिया APBQA, ठीक है। Q हमारे पास कहाँ है, ये रहा हमारे पास Q। तो यहां से आप देख सकते हो जो हमारे पास एरिया आएगा वो कितना आएगा, APBQA, ठीक है, यानी कि ये शेडेड पोर्शन के अंदर का जो एरिया है। तो ये होता है आपका वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस। अब बात करते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस की। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट पे या फिर अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आ पाता। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। लास्ट है आपके पास एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो क्वासी स्टैटिक का मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे नियरली स्टैटिक। तो एक ऐसा प्रोसेस जो नियरली स्टैटिक हो, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज एन इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, सच दैट सिस्टम रिमेन्स इन थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। और आपको ऐसा लगता है कि जो सिस्टम है वो किस में रह रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में और केमिकल, यानी उसमें किसी भी तरह के चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। वो प्रोसेस इतना स्लो हो रहा होता है कि ना तो उसमें आपको कोई टेम्परेचर में चेंज दिखाई देगा, ना ही उसके अंदर कोई केमिकल में चेंज दिखाई देगा। तो इस वजह से वो आपको क्या लगता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में और केमिकल इक्विलिब्रियम में, किसके साथ, सराउंडिंग्स के साथ। अब देखो इस प्रोसेस के दौरान हर स्टेज पे आप देखोगे तो टेम्परेचर और प्रेशर जो भी सराउंडिंग का होगा, ठीक है, वो डिफर करेगा, लेकिन कितना डिफर करेगा, इनफाइनेटसिमली स्मॉल, यानी बहुत छोटा चेंज आएगा उसमें, किसके मुकाबले, फ्रॉम द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द सिस्टम के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर इस प्रोसेस में हम देखें तो हर स्टेज पे जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा सराउंडिंग्स का, वो आपका चेंज तो होगा, लेकिन बहुत ही इनफाइनेट मतलब ये समझ सकते हो बहुत ही ज्यादा छोटा चेंज होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अब हमारा मेन टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।